आज इस वीडियो में हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ ए कंपनी एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर इसके बारे में बात करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी मतलब रजिस्टरिंग ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करने के पहले के स्टेज को प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज बोलते हैं। इसको प्रमोशन स्टेज भी बोलते हैं। प्रमोशन ऑफ द कंपनी मतलब प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिए जाते हैं। एक कंपनी का प्रमोशन प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में एक प्रमोटर करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर का टर्म डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन स्टार्ट होती है ऐसे: प्रमोटर एज ए पर्सन, या यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। मतलब प्रमोटर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक सिंडिकेट, एसोसिएशन और कंपनी भी हो सकती है। मतलब एक कंपनी का प्रमोटर एक और दूसरा कंपनी भी हो सकता है। अब आते हैं बाकी जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रमोटर के डेफिनेशन में, उसको देखते हैं। प्रमोटर उसको बोलते हैं जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है या कंपनी अपने सेक्शन 92 के तहत दिया हुआ एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको प्रमोटर बोल सकते हैं। या जो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज कंट्रोल कर रहा हो, या जिसके एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हों, उसको प्रमोटर बोलते हैं। ये प्रमोटर का डेफिनेशन है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, एक पर्सन को प्रमोटर के नाम देने से प्रमोटर नहीं बनेगा। जो उसको फॉर्म करेगा, कंपनी को फॉर्म करेगा, उसको स्टार्ट होने के रिक्वायर्ड काम करेगा, उसी को प्रमोटर बोलते हैं। स्टैट्यूट में दिया हुआ डेफिनेशन सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग से लेना पड़ेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए प्रमोशन के स्टेज में कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रमोशन के स्टेज में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी परचेज करना, लोन लेना एक्सेट्रा, ये सारे प्रमोटर करते हैं। उस समय प्रमोटर सब अपने से करते हैं, नॉट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। मतलब अपने से वही एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसको एजेंट ऑफ द कंपनी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ही नहीं है तो एजेंट कहाँ से आएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के काबिल नहीं है। इन द सेम वे प्रमोटर कैन नॉट बी ट्रस्टी। रीजन वही सेम है कि प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी डू नॉट हैव एनी लीगल आइडेंटिटी, सो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं रखती है। In simple terms, promoter stands in a fiduciary relationship with the company during the pre-incorporation stage. मतलब एक ऐसे संबंध जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के बेनिफिट के लिए एक्ट करने के कर्तव्य रखता है। कंपनी के पैदा होने के पहले उसको क्रिएट करना, मोल्ड करना, ये सब काम प्रमोटर का होता है। उनके पास पावर रहता है कि ये कंपनी किस प्रकार के हो, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसका शेप क्या होगा, ये सब डिसाइड करके प्रमोटर के सुपरविजन में ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एट द एंड ऑफ द डे बनती है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनर के बिहाफ में गार्जियन जैसे माइनर के हित के लिए डिसीजन लेते हैं, माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ऐसे ही।
अब आते हैं, क्या जो पर्सन प्रमोटर को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन में प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है उसको प्रमोटर बोल सकते हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने प्रोफेशनल सर्विस दिया प्रमोटर को, क्या वो प्रमोटर हो सकता है? या कोई लॉयर आपने प्रोफेशनल सर्विस दिया प्रमोटर को, क्या वो प्रमोटर हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ वो लोगों के प्रोफेशनल सर्विस को प्रमोटर ने हायर किया है। लेकिन अगर वही प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल सर्विस के बियॉन्ड कंपनी को फॉर्म करने में और भी काम किया हो, तब उसको प्रमोटर बोल सकते हैं। जैसे अपने क्लाइंट्स, दोस्त, इन लोगों को उसने इंट्रोड्यूस किया एज प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द शेयर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, ऐसे सिचुएशन में उसको प्रमोटर बोल सकते हैं। यह कोई वेंडार को इंट्रोड्यूस किया, शेयर्स को प्लेस किया, अग्रीमेंट नेगोशिएट किया, ये सब चीजें अगर किया है तो वो प्रोफेशनल को हम लोग प्रमोटर बोल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि एक पर्सन को प्रमोटर नहीं बोल सकते सिंपली बिकॉज वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया, 1 or more शेयर्स परचेज करने के लिए उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, आप अपने प्रोफेशनल सर्विस दिए हैं कि नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कंपनी को खड़ा करने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं कि नहीं है, कंपनी को फॉर्म करने में आप रोल प्ले किए हैं कि नहीं है, की रोल प्ले किए हैं कि नहीं है, उसी के आधार पे एक बंदे को प्रमोटर बोलते हैं। अब आते हैं ड्यूटी ऑफ प्रमोटर, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट हियर इन द सेंस दैट जो ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फैक्ट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या प्रॉस्पेक्टस में नहीं मेंशन किया हो, उसको सीक्रेट प्रॉफिट बोलते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर करता है। कोई भी किसी भी तरीके की कमर्शियल ट्रांजैक्शन को कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर करता है। उसमें प्रमोटर कोई पर्सनल फायदा उठाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी को बेचा, उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 10,000 है, लेकिन इसने कंपनी को 50,000 में बेचा, मतलब 40,000 रुपया ये प्रॉफिट बनाया। ये तो गलत है ना? तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में प्रमोटर को कंपनी के बेनिफिट में काम करनी है ना, तो अपने बेनिफिट में नहीं। इसी को अगर ऐसे ही फॉर एग्जांपल प्रमोटर वेंडर के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग में आया है कि अगर वो अपना प्रॉपर्टी जो 10,000 रुपया का वर्थ है उसको 50,000 रुपये में कंपनी को बेचेगा एट द प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज, तो वेंडर को जो 40,000 रुपीज़ का बेनिफिट होगा उसमें से 10% प्रमोटर को मिलेगा। ये भी कंपनी के बेनिफिट में नहीं है, तो प्रमोटर अपने फायदा के लिए यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, तो ही इज ब्रीचिंग दी फिड्यूशरी रिलेशनशिप। देखिए, प्रमोटर के ऊपर कोई रोक नहीं है प्रॉफिट बनाने में, रोक है सीक्रेट प्रॉफिट। रोक इसमें है कि कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है। अगर प्रमोशन के टाइम में खुद का प्रॉफिट बना लेता है विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी, वेल एंड गुड। मतलब वो प्रॉफिट जो प्रमोटर ने अपने लिए बनाया उसको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रमोटर ने कंपनी को डिस्क्लोज किया और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अग्री कर लेता है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू टेक दैट बेनिफिट। अगर कोई ऐसे सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिस्कवर नहीं किया है, तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या रिसेंड कर सकती है। कंपनी वो सीक्रेट प्रॉफिट को प्रमोटर से रिकवर कर सकती है, प्रमोटर को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए स्यू भी
कर सकती है या केस फाइल कर सकती है। प्रमोटर कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने जैसे होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में ही कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड रहेंगे? देखिए, यहाँ पे कंपनी प्रमोटर से ही अगर अगर प्रमोटर सही से ड्यूटी किया है नहीं है, प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में टेस्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो तो पैदा हुई ही नहीं है। ठीक है। कंपनी फॉर्म होने के बाद प्रमोटर के एक एक काम को कंपनी स्क्रूटिनी करेगी। तब अगर कोई गड़बड़ पता चला है तो प्रमोटर विल बी हेल्ड लायबल। कंपनी उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है कि प्रमोटर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ब्रीच करके कंपनी के साथ प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में धोखा किया है। ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड पॉइंट वो है प्रमोटर जो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किया है, उसमें उसका अपना इंटरेस्ट जो है, इफ एनी, अगर अगर उसने अपना इंटरेस्ट कुछ वहां पे रखा है, उसको कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर प्रमोटर ने कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया तो वो सीक्रेट प्रॉफिट ही हो गया। ये डिस्क्लोज करना कंपनी प्रमोटर का ड्यूटी होता है कंपनी के प्रति। तो ये डिस्क्लोजर प्रमोटर को किसको बताना है? कुछ केस लॉस में ऐसे दिया हुआ है कि डिस्क्लोजर अगर इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को कर दिया तो सफिशिएंट है, लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे। तो कुछ केस लॉस में रूल बताया गया है कि प्रमोटर प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करने वाले सारे पर्सन्स हैं उनको बताया तो भी चलेगा, लेकिन उस प्रमोशनल प्रॉफिट जो प्रमोटर ने प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कमाया है उसको अप्रूव करने के अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के पास ही होगा। इनिशियल शेयर होल्डर्स जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो होते हैं वो लोग अप्रूवल देगा, या इनकॉर्पोरेशन के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म हुए वो लोग अप्रूवल देगा, तभी उसको प्रॉफिट मतलब डिक्लेयर्ड प्रॉफिट बोल सकते हैं, अप्रूव्ड प्रॉफिट बोल सकते हैं। इनिशियल शेयर होल्डर्स से अप्रूवल इंडिविजुअली ले सकते हैं या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ले सकता है प्रमोटर। ये भी कर सकते हैं कि डिस्क्लोजर प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करें, तो जो शेयर होल्डर प्रॉस्पेक्टस को सब्सक्राइब कर रहा है वो उस प्रमोशनल प्रॉफिट को पढ़ के अग्री करके सब्सक्राइब कर रहा है। ये भी एक मेथड है डिस्क्लोजर करने का। अब आते हैं इस बात पे कि प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में प्रमोटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उनका स्टेटस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के बाद क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के हित में है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार है, वो सारे वैलिड रहेंगे। जो कंपनी के हित में नहीं है या ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार नहीं है, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और उसका जिम्मेदारी प्रमोटर के ऊपर होगा। कंपनी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स से कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, कोई लीगल लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर नहीं होगा। कंपनी अगर कोई ऐसे प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करेगा, या यहाँ पे ये जो अप्रूवल है उसको नोवेशन बोलते हैं।
कंपनी अगर कोई ऐसे प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करेगा, यहाँ पे ये जो अप्रूवल है उसको नोवेशन बोलते हैं। मतलब अप्रूवल मीन्स इशूइंग ऑफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। अप्रूवल देना का मतलब कंपनी एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इशू की है तो ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्ट किए एंटर किया है वो तो पुराना है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो उस पुराना कॉन्ट्रैक्ट को तो रिन्यू कर नहीं सकती हैं या एनफोर्स नहीं कर सकती हैं, इसलिए इसको रैटिफाई करके ऑल टुगेदर एक नया स्टेटस देगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा कंपनी पे, और वो जो पार्टी है जिसके साथ प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उस थर्ड पार्टी के ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट बताना है कि प्रमोटर कंपनी के एजेंट या ट्रस्टी नहीं होने पर भी उसके ऊपर सारे वो जो एजेंट और ट्रस्टी के रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है कि प्रमोटर हमेशा और हमेशा के लिए कंपनी के बेनिफिट के लिए ही या हित के लिए ही काम करेगा। अब आते हैं लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ लिस्ट ऑफ मैटर्स जो प्रॉस्पेक्टस में देना है उसको बताया हुआ है। प्रमोटर का लायबिलिटी ये है कि स्टैट्यूटरी मैंडेट के हिसाब से जो सेक्शन 26 में दिया हुआ है वो सारे चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में दे। जैसे name and addresses of the registered office of the company, company secretary, chief financial officer, auditors, legal advisors, dates etc., dates of the opening and closing of the issue, ये सब आपको सेक्शन 26 में एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है। वो सारे जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करने का ड्यूटी प्रमोटर का होता है। अगर वो नहीं करता है, वो सब जो सेक्शन 26 में दिया हुआ है वो नहीं करता है, तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 में पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है कि if the prospectus is issued in contravention of the provisions of this section, company shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 3 lakh rupees. अब कंपनी के ऊपर भी पेनाल्टी होगा 50,000 से लेके 3 लाख तक, और जो पार्टी है वो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने में, मतलब जिसने प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने में की रोल प्ले किया है जैसे प्रमोटर है, वो भी पनिशेबल with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 3 lakh rupees or with both। मतलब यहाँ पे तीन साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन भी हो सकती है, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। ये सेक्शन 26 के अंदर प्रमोटर का लायबिलिटी। अब आते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 में प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट देने से क्या सिविल लायबिलिटी आएगा वो दिया हुआ है। इसके अनुसार जो प्रॉस्पेक्टस को सब्सक्राइब किया फॉर शेयर्स और डिवेंचर्स प्रॉस्पेक्टस में भरोसा करके, वो प्रमोटर को लायबल होल्ड करेगा फॉर एनी मिस स्टेटमेंट मेड इन प्रॉस्पेक्टस। हर कोई पर्सन जो प्रॉस्पेक्टस को सब्सक्राइब किया और लॉस सफ़र किया, उन सब लोगों के प्रति प्रमोटर लायबल रहेंगे। सेक्शन 39 में कुछ एग्जम्पशन भी दिया हुआ है। प्रमोटर तब लायबल नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर जब प्रॉस्पेक्टस उस प्रमोटर के नॉलेज में या कंसेंट के बिना इशू हुआ, और जब वो बात उसके नॉलेज में आया तो वो प्रमोटर रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया
कि ये प्रॉस्पेक्टस मेरे नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू किया गया है, ये पब्लिक डिक्लेरेशन दिखा के वो अपने को इस लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर सकता है या सेव कर सकता है। सेक्शन 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी, अब आते हैं सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 में क्रिमिनल लायबिलिटीज दिए हुए हैं। इन एडिशन टू सेक्शन 35 में दिया हुआ सिविल लायबिलिटीज, प्रमोटर्स क्रिमिनली भी लायबल होंगे कोई भी मिसस्टेटमेंट जो दिए गए हैं प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए। पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 months विच में भी एक्सटेंडेड टू 10 years होगा। उसके अलावा प्रमोटर्स को फाइन भी पे करना पड़ेगा, दैट इज जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व है, नॉट लेस दैन दैट विच में एक्सटेंड टू 3 गुना ऑफ दैट अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फर्दर ये भी बोला गया है कि अगर फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, then term of imprisonment shall not be less than 3 years. ये है liability of the promoters under the Companies Act. अब आते हैं कि when the duty of the promoter ends, कब प्रमोटर का ड्यूटी एंड हो जाता है। प्रमोटर का ड्यूटी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने तक, मतलब कंपनी रजिस्टर होने तक, या जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे तब तक रहेगा। प्रमोटर का ड्यूटी एंड हो जाता है जब कंपनी अपने प्रॉपर्टी या बिजनेस को मैनेज करना शुरू करती है, या इनिशियल शेयर कैपिटल रेज करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी अफेयर्स को मैनेज करना शुरू करते हैं। इनमें से कोई भी चीज हो, मतलब इनमें से कोई भी चीज हो जाता है तो प्रमोटर का ड्यूटी एंड हो जाता है और प्रमोटर का लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रमोशनल प्रॉफिट मेड फॉर हिमसेल्फ एंड्स। जब मतलब ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो प्रॉफिट इन्होंने बनाया है वो लायबिलिटी एंड हो जाता है जब वो डिस्क्लोज कर देता है इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर्स को कि मैंने इतना प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में लिया है, और कंपनी का अप्रूवल ले लेता है। अब जो फर्दर प्रॉफिट प्रमोटर बनाता है, मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसके बारे में फर्दर शेयर कैपिटल सब्सक्राइबर्स को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब इनिशियल शेयर कैपिटल सब्सक्राइबर्स को ही उसको बताना है प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो प्रॉफिट उसने कमाया है। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद प्रमोटर ने जो प्रॉफिट कमाया है उसके बारे में फिर फर्दर किसी को बताने की जरूरत उसको नहीं है, मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को या सब्सक्राइबर्स को। लेकिन अगर प्रमोटर कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी एज अ डायरेक्टर और एजेंट बन के कंपनी के लिए काम कर रहा है तो he will still continue under fiduciary relationship with company but not as a promoter but in the age of a in the position of a director or agent. ये है प्रमोटर का लायबिलिटी। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का लीगल पोजीशन क्या है उसके बारे में अभी समझेंगे। 1963 के पहले प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं थे, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से एंटर करेगा। इसलिए प्री इनकॉर्पोरेशन के स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर्स एंटर करते थे उसका पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होता था। कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहेगी तो भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। अगर कोई रिक्वेस्ट किया कंपनी से कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए, तब भी ये मुश्किल था क्योंकि कंपनी अपने बर्थ के पहले के कॉन्ट्रैक्ट का ओनरशिप लेगा नहीं लेगा ये उसके ऊपर निर्भर रहता था। तो ये डायलेमा के वजह से कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट
में एंटर करने के लिए लोग उतना जल्दी पसंद नहीं करते थे। कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेके केस फाइल नहीं कर सकती और कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। ये भी एक रीज़न है कि लोग जो हैं डायलेमा में थे कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम मतलब लेने में रिस्क है। इस रीज़न के वजह से ही बहुत सारे लोग प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैंने बताया था, एंटर करने के इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन 1963 में जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पास किया, जब तब उसके सेक्शन 15 सबसेक्शन एच के तहत प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने लगे। उस सेक्शन में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर कोई प्रमोटर कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए कोई प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स हो सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी। फर्दर सेक्शन 19 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया हुआ है कि प्री इनकॉर्पोरेशन क्लेम्स थर्ड पार्टी कंपनी के अगेंस्ट में एनफोर्स कर सकता है और कंपनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, इफ कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट की है, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कंपनी, जो उस सिचुएशन में इफ कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करती है, तो आफ्टर प्री इनकॉर्पोरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। यही है प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड रोल ऑफ प्रमोटर्स के बारे में। थैंक यू।